नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है आरएन टीवी नेशनल में और मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा और रुक करेंगे देश और दुनिया की तमाम खबरों की ओर। संसद में आज होगा, बता दें कि हंगामे के आसार हैं। धन्यवाद प्रस्ताव पर लोकसभा में जवाब देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 3 दिन चलेगी धन्यवाद चर्चा के लिए 18 घंटे का समय निर्धारित किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां 3 दिन चलेगी धन्यवाद चर्चा और चर्चा के लिए 18 घंटे का समय निर्धारित किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, धन्यवाद प्रस्ताव पर लोकसभा में जवाब देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। संसद में आज हंगामे के आसार हैं। धन्यवाद प्रस्ताव पर लोकसभा में जवाब देंगे पीएम। 3 दिन चलेगी धन्यवाद चर्चा के लिए 18 घंटे का समय निर्धारित किया गया है। और इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, संसद में आज हंगामे के आसार हैं। धन्यवाद प्रस्ताव पर लोकसभा में जवाब देंगे पीएम मोदी। 3 दिन चलेगी धन्यवाद चर्चा, 18 घंटे का समय यहां निर्धारित किया गया है। और इसके साथ इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, धन्यवाद प्रस्ताव पर लोकसभा में जवाब देंगे पीएम मोदी। संसद में आज हंगामे के आसार हैं। धन्यवाद प्रस्ताव पर लोकसभा में जवाब देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 3 दिन चलेगी धन्यवाद चर्चा और इसके साथ ही बता दें कि 18 घंटे का समय निर्धारित किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, धन्यवाद प्रस्ताव पर लोकसभा में जवाब देंगे पीएम। 3 दिन चलेगी धन्यवाद चर्चा के लिए 18 घंटे का समय निर्धारित किया गया है। रायपुर से बड़ी खबर है, 7 फरवरी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आएंगी छत्तीसगढ़। जगदलपुर में बता दें कि शुभारंभ करेंगी राष्ट्रपति मुर्मू। बस्तर और राष्ट्रपति के दौरे को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। प्रशासन मुस्तैदी के साथ तैयारियों में लगा हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, द्रौपदी मुर्मू आएंगी छत्तीसगढ़ और 7 फरवरी को उनका दौरा है। जगदलपुर में बस्तर पर उनका शुभारंभ करेंगी राष्ट्रपति। इसके साथ ही बता दें कि राष्ट्रपति के दौरे को लेकर तमाम तैयारियां की गई हैं। प्रशासन अलर्ट मोड में है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का दौरा है रायपुर का, छत्तीसगढ़ आएंगी। और इसके साथ ही बता दें कि 7 फरवरी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आएंगी छत्तीसगढ़। जगदलपुर में बता दें कि शुभारंभ करेंगी और इसके साथ ही पूरी तैयारियां राष्ट्रपति के दौरे को लेकर की जा रही हैं। तैयारियां तेज कर दी गई हैं। प्रशासन अलर्ट मोड में है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 7 फरवरी को छत्तीसगढ़ आएंगे और इसके साथ ही बता दें कि तमाम तैयारियां उनके दौरे को लेकर की जा रही हैं। प्रशासन अलर्ट मोड में है। और अब आपको सीधा ले चलते हैं चंडीगढ़, जहां हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। इस दौरान वो क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सुनवाते हैं। कहीं ना कहीं हमारी भी पिक्चर आती रहे, छपती रहे। साथियों, और इसी कारण से कहा गया है कि ये बजट दिखावे का नहीं, ये बजट सुधार का है। समझ में नहीं आया इनको पता नहीं लगा कि ये बजट कैसे आ रहे हैं। और मैं बताना चाहता हूं, इस बजट से देश में देश की अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए संवेदनशील पूंजीगत व्यय को लगभग 12,20,000 करोड़ रुपए तक बढ़ाया गया है। 12,20,000 करोड़ रुपए तक इसको बढ़ाया गया है। यह निवेश सड़कों, रेल, शहरी अवसंरचना, औद्योगिक कॉरिडोर और लॉजिस्टिक को मजबूत करने वाला है। साथियों, इसका सीधा लाभ हरियाणा को मिलेगा। यही बात सुन रहा था, कहा हरियाणा को तो कुछ नहीं मिला। कहा कुछ नहीं मिला हरियाणा को। मैं सारी बात बताने वाला हूं कि इनके समय में बजट का क्या हाल होता था और जो बजट आता था किस प्रकार से खुर्द-बुर्द हो जाता था। गरीब व्यक्ति तक नहीं पहुंचता था, उसको राहत नहीं मिलती थी। वो देखता रहता था बजट में लोक लुभावने वादे आए हैं, परंतु आए तो हैं परंतु मिले नहीं। मायूस होकर के बैठ जाते थे लोग।
मैंने कहा है कि बजट ये लोक लुभावना नहीं, ये सुधार का बजट है। ये समझ तो उनके भी आ रही है, परंतु मजबूरियां। राहुल गांधी कहा बोलो, कुछ भी बोलो, झूठ बोलो कहा जाएगा, कोई किताब उठाया जाएगा लोकसभा के अंदर, किताब उठाकर खड़े हो गए। इस बात की अफवाहें फैलाने में तो माहिर हैं। साथियों, इसका लाभ सीधा हरियाणा को मिलेगा। हमारा राज्य दिल्ली एनसीआर, औद्योगिक गलियारों और राष्ट्रीय राजमार्गों का ये केंद्र है। हम सब देखते हैं आज हरियाणा में जो 4 लाइनिंग रोड, एक्सप्रेसवे एक जाल बिछा है। मोदी सड़कों के मामले में तो स्पाइडरमैन से भी आगे निकल गया, जानते हैं ना, है? सड़कों के मामले में अमेरिका को भी पीछे छोड़ने वाले इतना इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हुआ। और साथियों, इस निवेश से न केवल विकास कार्य तेज होंगे, बल्कि लाखों युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। साथियों, बजट में युवाओं के लिए क्या है, ये बात विपक्ष द्वारा कही गई कि युवाओं के लिए क्या है, ये बोला गया, दुष्प्रचार किया गया। मैं बताना चाहता हूं, इस पर उन्होंने खूब चर्चा की है, बोलते रहे, अब भी बोल रहे हैं। साथियों, मैं बताना चाहता हूं कि केंद्र सरकार हमारे युवाओं को देश की सबसे बड़ी पूंजी मानती है। युवा कौशल, विकास व शिक्षा के क्षेत्र में इस बजट में 1,39,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है युवाओं के लिए, जिसमें कोई युवा कौशल विकास, शिक्षा, इस क्षेत्र के अंदर 1,39,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। देश के 1,50,000 से अधिक युवाओं को नई उम्र की स्किल का प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाएगा। इसलिए केंद्रीय बजट में कौशल विकास, रोजगार और भविष्य की तकनीकों के लिए 15,000 करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान वो किया गया है। साथियों, इसमें चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, एआई, चाहे रोबोटिक्स हो, और चाहे बायोटेक हो, और साइबर सिक्योरिटी हो, ऐसी तकनीकों के लिए 10,000 करोड़ रुपए का विशेष फंड इसमें रखा गया है। साथियों, इसका सीधा लाभ हमारे हरियाणा के गुरुग्राम, फरीदाबाद, पंचकुला और रोहतक जैसे शिक्षण व तकनीकी केंद्रों को मिलेगा, सीधा लाभ मिलेगा। साथियों, जहां हमारे युवा विश्व स्तरीय अति आधुनिक कौशल सीखकर उच्च आय रोजगार प्राप्त कर सकेंगे। साथियों, इसी बजट के अंदर हमारे युवाओं के लिए स्टार्टअप उद्यमिता के लिए भी 7500 करोड़ रुपया प्रावधान किया गया है। और साथियों, हरियाणा का इकोसिस्टम और मजबूत होगा। और साथियों, इससे प्रदेश में नवाचार को बढ़ावा मिलेगा और हमारा युवा रोजगार मांगने वाला नहीं, बल्कि रोजगार देने वाला वो बनेगा। इस बजट के अंदर ये मजबूती उनको मिलेगी। साथियों, आज हरियाणा भारत में स्टार्टअप की संख्या में चौथे बड़े राज्यों में है। आप देख रहे हैं, लगातार हमने अपने बजट के अंदर भी
स्टार्टअप से बातचीत की, उनसे हमने सुझाव भी लिए हैं। वर्तमान में हरियाणा में 9100 से अधिक मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स हैं। प्रदेश में 19 यूनिकॉर्न्स हैं और इसके लिए 250 से अधिक फॉर्च्यूनर 500 कंपनियां भी यहां पर हैं। साथियों, इसमें भी अधिक खुशी की बात यह है कि लगभग 50% स्टार्टअप्स महिलाएं चला रही हैं। हमने एक टारगेट रखा था कि हम महिलाओं की इसमें भागीदारी बढ़ाएंगे। मुझे खुशी है आज इस बात की कि आज 50% स्टार्टअप्स हमारी महिलाएं चला रही हैं। हमने अगले चरण में स्टार्टअप्स में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाकर इसको 60% तक करने का लक्ष्य भी रखा है। और साथियों, यही नहीं, हम नीति आयोग के साथ मिलकर वीमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म का एक स्टेट चैप्टर भी स्थापित कर रहे हैं। साथियों, इसमें महिलाओं उद्यमियों को 700 से अधिक मेंटर्स, विशेष प्रशिक्षण, वित्तीय सहायता, बाजार तक पहुंच और इंक्यूबेशन सहयोग प्राप्त होगा। साथियों, हमने हरियाणा राज्य स्टार्टअप नीति 2022 उसको भी लागू किया है। साथियों, मैं बताना चाहूंगा कि हम स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित करने के लिए 2000 करोड़ रुपए का फंड ऑफ फंड्स उसको भी स्थापित करवाने जा रहे हैं। साथियों, इसी तरह शिक्षा से रोजगार और उद्यमिता को जोड़ने के लिए उच्च स्तरीय स्थायी समिति का गया है। साथियों, डिजिटल और क्रिएटिव अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए देश भर में 15,000 माध्यमिक विद्यालयों और 500 महाविद्यालयों में NVGC कंटेंट क्रिएटर लैब्स स्थापित की जाएंगी। साथियों, IT सेवाओं में के क्षेत्र में सुरक्षित मार्जिन सीमा को 300 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 2000 करोड़ रुपए किया गया है। साथियों, इसमें बड़ी संख्या में युवाओं के लिए उच्च गुणवत्ता वाले और रोजगार के अवसर पैदा होंगे। साथियों, खेलों के क्षेत्र में खेलो इंडिया मिशन को एकीकृत प्रतिभा विकास मार्ग के रूप में विकसित किया जा रहा है। साथियों, इसमें वैज्ञानिक प्रशिक्षण, आधुनिक खेल अवसंरचना और तकनीकी का समावेश होगा। साथियों, हरियाणा की लगभग 65% आबादी हरियाणा की युवा है। साथियों, यह बजट इस युवा शक्ति को शिक्षा, कौशल, तकनीकी और रोजगार से जोड़ने का ये स्पष्ट रोड मैप देता है। जो साथियों, ये बात भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने वाशिंगटन डीसी में अमेरिका विदेश मंत्री से मुलाकात की है। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने को लेकर चर्चा हुई। बैठक में भारत अमेरिका रणनीतिक साझेदारी, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर सुरक्षा सहयोग, व्यापार और आपसी हितों से जुड़े विषयों पर विचार विमर्श किया गया। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने दोनों देशों के बीच बढ़ते सहयोग को महत्वपूर्ण बताते हुए आपसी संवाद को निरंतर बनाए रखने पर जोर दिया है। और इसके साथ ही बता दें कि भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने वाशिंगटन डीसी में अमेरिका विदेश मंत्री से मुलाकात की है। इस दौरान दोनों के बीच बता दें कि रणनीतिक साझेदारी, व्यापार को लेकर और अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर यहां चर्चा की गई है। और इसके साथ ही बता दें कि ये बैठक काफी ज्यादा अहम मानी जा रही है। इस दौरान नेताओं के बीच द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने को लेकर चर्चा हुई है। बैठक में भारत अमेरिका रणनीतिक साझेदारी, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर और सुरक्षा सहयोग, व्यापार और आपसी हितों से जुड़े विषयों पर विचार विमर्श किया गया।
विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने दोनों देशों के बीच बढ़ते सहयोग को महत्वपूर्ण बताते हुए आपसी संवाद को निरंतर बनाए रखने पर जोर दिया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अपने सरकारी आवास पर आयोजित जन सुनवाई के दौरान आम लोगों की समस्याएं सुनी। जन सुनवाई में बड़ी संख्या में लोग अपनी शिकायतें और मांगे लेकर पहुंचे। मुख्यमंत्री ने नागरिकों की समस्याओं को गंभीरता से सुनते हुए संबंधित विभागों के अधिकारियों को समाधान के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जनता की समस्याओं का समयबद्ध और प्रभावी समाधान सरकार की प्राथमिकता है। रेखा गुप्ता ने कहा कि जन सुनवाई के माध्यम से सरकार सीधे जनता से संवाद कर रही है, जिससे जमीनी स्तर की समस्याओं को समझने और उनके समाधान में मदद मिलती है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि शिकायतों का निस्तारण पारदर्शिता और संवेदनशीलता के साथ किया जाए। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि सरकार ने अपने चुनावी मैनिफेस्टो में किया वादा पूरा कर दिया है। होली और दिवाली पर मुफ्त गैस सिलेंडर देने के प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। इसके लिए सरकार ने 242 करोड़ रुपए का फंड स्वीकृत किया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि इस होली पर दिल्ली के सभी राशन कार्ड धारक परिवारों को कीमत 853 रुपए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से जाएगी। जो परिवार सिलेंडर की जगह बता दें कि नेचुरल गैस का उपयोग कर रहे हैं, उन्हें भी उतनी ही राशि उनके खातों में प्रदान की जाएगी। रेखा गुप्ता ने कहा कि सरकार साल में 2 बार यह लाभ देगी, एक बार होली और एक बार दिवाली पर। उन्होंने बताया कि वर्तमान में दिल्ली में करीब 17.5 लाख पंजीकृत राशन कार्ड धारक परिवार हैं, जिन्हें इस योजना का सीधा लाभ मिलेगा। बहनों को और परिवारों को आज कैबिनेट में उस योजना को हमने पास किया। उसके निमित्त हमने 242 करोड़ का फंड सैंक्शन किया और इस होली के त्योहार पे हम राशन कार्ड धारक जो दिल्ली में है, उन सभी परिवारों को एक एक सिलेंडर की वैल्यू यानी कि 853 रुपए डीबीटी करेंगे उनके अकाउंट में। और जो लोग सिलेंडर नहीं इस्तेमाल करके पाइपलाइन के माध्यम से भी गैस यूज कर रहे हैं, पीएनजी यूज कर रहे हैं, उन्हें भी हम उनके अकाउंट में ये वैल्यू जो 853 रुपए है उसको ट्रांसफर करेंगे। तो मैं दिल्ली के अपने परिवारों को शुभकामनाएं देती हूं और ये विश्वास दिलाती हूं कि जो कुछ भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उनसे कहा है, उन सब वायदों को हम पूरा करेंगे। एक एक करके सारी चीजें, सारे संकल्प हमारे पूरे किए जाएंगे और ये एक बहुत बड़ी सुविधा है, परिवारों के लिए खुशी का मौका है कि उन्हें इस तरह का सहयोग मिलना। विशेष रूप से वो वर्ग जो जिसके लिए एक बहुत बड़ी मदद है ये, तो से साल में 2 सिलेंडर होली और दिवाली पे, तो इस बार की होली से पहले ये सिलेंडर हम अपने राशन कार्ड धारक परिवारों को ये डीबीटी करके उन तक दे देंगे। थैंक यू। आज डिसीजन ये लिया गया है, पहले कोई डिसीजन नहीं हुआ था, आज इसे हमने पटल पे रख करके पास किया है। दोनों के लिए लिया है। इस साल का एक इस फाइनेंशियल ईयर में लाई करेगा और एक अगले में, परंतु अभी तक जो रजिस्टर्ड हमारे राशन कार्ड धारक है वो 17.5 लाख है। धन्यवाद। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में सिंचाई और जल संसाधन विभाग की एक महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता की है। बैठक में राज्य में बाढ़ से बचाव और सुरक्षा को लेकर विभिन्न परियोजनाओं की समीक्षा की गई और आगामी बाढ़ सुरक्षा परियोजनाओं के लिए विस्तृत कार्य योजना की रूपरेखा तैयार की गई है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में समय रहते आवश्यक तैयारियां पूरी की जाए और सभी परियोजनाओं को तय समय सीमा के भीतर पूरा किया जाए। उन्होंने कहा कि बाढ़ की हानि रोकना सरकार की प्राथमिकता है। बैठक में नदियों के तटबंधों की मजबूती और जल निकासी व्यवस्था, ड्रेनेज सुधार और आधुनिक तकनीक के उपयोग पर भी चर्चा हुई है। मुख्यमंत्री ने विभागीय समन्वय और नियमित निगरानी पर जोर देते हुए कहा कि बाढ़ सुरक्षा कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी।
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून के धर्मपुर क्षेत्र में स्थित पंचमुखी हनुमान मंदिर में विस्तृत पूजा अर्चना की है। इस दौरान उन्होंने प्रदेश के सुख, समृद्धि, शांति और विकास के लिए प्रार्थना की। मंदिर परिसर में मुख्यमंत्री का स्वागत श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों ने किया। पूजा अर्चना के बाद मुख्यमंत्री ने मंदिर में मौजूद श्रद्धालुओं से संवाद भी किया और उनका हालचाल जाना। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि प्रदेश की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक परंपराएं हमारी पहचान है। ऐसे धार्मिक स्थलों पर पूजा अर्चना से समाज में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इस अवसर पर स्थानीय जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी भी उपस्थित रहे। केंद्रीय बजट 2026 से 27 को लेकर भोपाल में आयोजित पत्रकार वार्ता में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बजट की सराहना करते हुए इसे विकसित भारत के संकल्प की पूर्ति की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने कहा कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत यह बजट दूरदर्शिता के साथ देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और आगामी वैश्विक मंच पर भारत की सशक्त भूमिका सुनिश्चित करने का स्पष्ट रोडमैप प्रस्तुत करता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बजट में गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी सशक्तिकरण को केंद्र में रखते हुए समावेशी विकास पर विशेष ध्यान दिया गया। स्टार्टअप्स, इनोवेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे उभरते क्षेत्रों को बढ़ावा देने की सरकार की योजना को उन्होंने अद्भुत करार दिया है। आज के इस अवसर पर यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा केंद्रीय बजट 2026-27 विकसित भारत के संकल्पों की सिद्धि की ओर सच में ये एक बड़ा महत्वपूर्ण कदम है। जिस बजट के माध्यम से वो सारी चीजों को हमारे सामने एक फोकस्ड रूप में रखा है, जिसके आधार पर आज वैश्विक स्तर पर भारत की छवि और बने। हमारी सभी इकोनॉमी की जो संभावना वाले मार्ग है उनको मार्ग प्रशस्त करते हुए दूरदेशी के हिसाब से लंबे समय के लिए अमृत काल तक भारत की सशक्त भूमिका वैश्विक परिदृश्य में क्या बने, उसका बहुत अच्छा रोडमैप बना है। मैं केंद्रीय बजट के कल्याणकारी, सर्वस्पर्शी, समावेशी बजट के देश के गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी सशक्तिकरण को लेकर के स्टार्टअप, इनोवेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे विभिन्न क्षेत्रों को समाहित करते अंत्योदय की भावना और नवोन्मेष की नवदृष्टि से परिपूर्ण इस बजट पे मैं स्वागत करता हूं। और खास करके एआई, इनोवेशन, स्टार्टअप को जिस ढंग से प्रमोट करने की सरकार ने योजना बनाई, वाकई वो अद्भुत है। मध्य प्रदेश में बीते 11 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री जी के भारत सरकार के माध्यम से बीते 11 वर्षों में माननीय मोदी जी ने ये जो 12वां बजट प्रस्तुत देश में समृद्धि, परिवहन और मजबूती देने की दिशा में एक अहम कदम उठाया गया। केंद्रीय रेल, संचार और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव, केंद्रीय पत्तन, पोर्ट, परिवहन और जल मार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने दिल्ली में भारत शिपिंग लाइन के गठन के लिए हुए समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर कार्यक्रम में हिस्सा लिया है। इस अवसर पर दोनों मंत्रियों ने कहा कि भारत शिपिंग लाइन के गठन से देश की समृद्धि व्यापार क्षमता को बढ़ावा मिलेगा और विदेशी शिपिंग कंपनियों पर निर्भरता कम होगी। यह पहल आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। सरकार के अनुसार इस परियोजना से निर्यात आयात को गति मिलेगी और कमी आएगी और भारतीय शिपिंग सेक्टर को नई मजबूती मिलेगी। कार्यक्रम में संबंधित विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेष नई दिल्ली स्थित नेशनल म्यूजियम में लाए गए हैं। इस पावन अवशेषों को अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक और धार्मिक आदान प्रदान के तहत श्रीलंका से लाया जाएगा, जहां श्रद्धालुओं के लिए सार्वजनिक दर्शन की व्यवस्था की गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार अवशेष 4 फरवरी से 10 फरवरी 2026 तक कोलंबो में सार्वजनिक दर्शन के लिए रखे जाएंगे। इस दौरान बड़ी संख्या में बौद्ध अनुयायियों और श्रद्धालुओं के दर्शन करने की संभावना है। अवशेषों की 11 फरवरी 2026 को भारत वापसी निर्धारित है। उल्लेख्य है कि अवशेषों का बौद्ध धर्म में विशेष धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व है। भारत और श्रीलंका के बीच सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने की दिशा में इस पहल को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही और ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए RNTV नेशनल।